क्योंकि रात दिन पॉलिटिशियन इधर से उधर जाते आते रहते थे, आपको पता ही है। तो फिर 10th शेड्यूल जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें जो लिखा हुआ है, 3-4 बातें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है और वो वॉलेंटरली अपने पार्टी के मेंबरशिप को जो है कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप जिस पार्टी से जीत के आया है, उसका अगर सदस्यता को त्याग देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, खत्म उसका हो जाएगा उसका, पहली बात। और जो है कि वो व्यक्ति व्हीप जारी होता है, आप लोग जानते होंगे कि जब व्हीप किसी पार्टी ने जारी कर दिया कि फलना वो कंडीशन में इसी व्यक्ति को वोट देना है, या फिर इस बिल पे पार्टी का ये इंस्टांस है और आपको भी इसी को वोट देना है, तो फिर आपको जो है कि वोट देना ही पड़ता है। अगर आप वोट नहीं देते हैं या फिर जो है कि उसके अगेंस्ट में वोट देते हैं, तो आपका जो है कि वो मेंबरशिप वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कंट्ररी अगर उसके डिसीजन से जाते हैं, विहिप के डिसीजन से, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी है या एमएलए है, कोई भी है, जैसे कि अभी पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव जी, अगर ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, जैसे ही ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे वैसे ही इसका जो है कि मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने से पहले ज्वाइन कर ले किसी पार्टी को तो ठीक है, लेकिन उसके नॉमिनेशन के 6 महीने बाद अगर कोई पार्टी वो ज्वाइन करता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और ये सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला कौन करेगा? इन सारे डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला सिर्फ और सिर्फ जो है कि चेयरमैन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है। ठीक है, चाहे वो इसमें हो, विधानसभा में हो या लोकसभा में हो। और इनका फैसला सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा, तो 1992 में ये आया था, और जो है कि लोकसभा स्पीकर केस, इसमें बोला गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये जुडिशियल रिव्यू के तहत माना जाएगा और चेयरमैन के फैसला का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भी डिस्क्वालिफिकेशंस के कुछ और भी हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा हुआ है ये सारा चीज कि कोई व्यक्ति अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो भी जो है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अनसाउंड माइंड का हो जाता है, और वो अनसाउंड डिक्लेयर होना चाहिए किसी कोर्ट के द्वारा, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, किसी बैंक का लोन लिया था और वो दिवालिया हो गया, लोन नहीं चुका पा रहा है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। कोई व्यक्ति अपना वॉलेंटरली जो है कि सिटीजनशिप इंडिया का छोड़ देता है और वो जो है कि फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और उसके बाद जो है कि कोई व्यक्ति अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर लॉ कोई बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और उस लॉ के तहत अगर डिस्क्वालीफाइड माना जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो यही इस क्लॉज को यूज करके कि अगर कोई व्यक्ति अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अगर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, तो इस क्लॉज को लेकर के पार्लियामेंट ने एक रूल बनाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में क्या कहा जाता है कि अगर जो है कि किसी इलेक्टोरल ऑफेंस में वो गिल्टी पाया जाए, मतलब कि चुनाव में धांधलेबाजी करके जीता हो या चुनाव में करप्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने किया हो, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। यही राहुल गांधी वाला जो मसला उठा था ना, तो उसमें यही था कि अगर कोई व्यक्ति को सजा हो जाता है 2 साल से या 2 साल से अधिक समय के लिए, तो उसको जो है कि प्रिवेंशन एंड डिटेंशन के अंतर्गत उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में ये बात लिखा हुआ है कि उसको डिस्क्वालीफाई मानेंगे, और साथ के साथ ये भी लिखा हुआ है कि उसको अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है, तो यही इसी ग्राउंड के हिसाब से इनको, राहुल गांधी जी को जो है कि डिस्क्वालीफाई करने की बात चल रही है। उसके बाद जो है कि ये इन्होंने इसको जो है कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए और भी बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कोई कॉरपोरेशन है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एटलीस्ट 25% शेयर है, यानी कि 1/4 भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है किसी कॉरपोरेशन में, तो उसका वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेता है, कोई ठेका लेता है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। कोई जो है कि क्या कहते हैं कि से जो प्रीचिंग ऑफ द सोशल प्रैक्टिस, जैसे कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, डॉरी लेता है या सती प्रथा करता है, ऐसा कोई मतलब कि सोशल क्राइम करता है, जो सोशल प्रैक्टिस करता है, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स जो है वो क्या कहते हैं इसमें लिखे हुए हैं, किसमें,
तो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत ये लिखा हुआ है। इसमें फैसला कौन करेगा? तो ये प्रेसिडेंट जो है कि फाइनल फैसला करने वाले व्यक्ति होंगे। और इसमें ओपिनियन किसका लिया जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन का जो है कि इसमें ओपिनियन लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन का था। उसके बाद जो है कि कोई सर मेंबर है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? सर कुछ क्वेश्चंस है उसको सर पूछ लें। जारी करती है तो उस व्यक्ति को पार्टी का बात मानना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उसको उसी मतलब कि किसी भी विधेयक के पक्ष में या राष्ट्रपति को वोट देना है या उपराष्ट्रपति को वोट देना है, तो उसी व्यक्ति को वोट देना होगा जिस व्यक्ति को पार्टी ने कहा है। अगर वो वोटिंग से अब्सेंट होता है तो भी, अगर वो वोट मतलब कि क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट में जाकर के देता है तो भी, उसको जो है कि माना जाएगा कि आपने विहिप का उल्लंघन किया है और आपके ऊपर जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा। और उसके बाद जो है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। वो कौन करेगा? तो फिर स्पीकर उस पर फैसला लेगा। तो बोलेगा हम बीमार पड़ गए थे तो वोट देने नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप गए थे बीजेपी के तरफ से, वोट दे दिए कांग्रेस को, तो हो सकता है स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। ठीक है, तो सर एक डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं। कि यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो, हम्म, दल में टूट दल में टूट तब मानी जाती है जब एक तिहाई सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। दल में टूट तब माना जाएगा जब 2/3 सदस्य हट जाएगा एक साथ, हाँ। तब टूट माना जाएगा। हाँ। तब उस दल का हम्म, जो है कि वैलिडिटी बना हुआ रहेगा। लेकिन 2/3 से कम सदस्य इधर उधर जाएगा तो फिर जो है कि उसको नहीं माना जाएगा। दो नहीं सर, एक तिहाई लिखा है, एक हाँ, तिहाई, दो वन नहीं। थर्ड। हम्म, ठीक है। तो सर तो उस केस में जो है सर वहां पर जो है जो नया दल बनता है अगर उसमें वो शामिल नहीं हुआ तो जो उसको माना जाएगा कि वो डिस्क्वालिफिकेशन उसका नहीं रहेगा, यही ना। हम्म, शिवसेना में हुआ ना, और एक दल ही खत्म हो गया, इधर से उधर चला गया। उसके बाद इनके अब पास दो हुआ। तिहाई हो गया सर, पहले था एक तिहाई, अब दो तिहाई अब कर दिया। इसमें तो एक ही तिहाई लिखा है इसलिए। ये नहीं तो सुधा। एक उसके बाद सेकंड पॉइंट है उसको भी हम्म, देख लीजिए सर। हाँ यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा हाँ अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है हाँ, तो उसको जो है उस पर जो है ये ग्राउंड काम नहीं करेगा, यानी उस पे जो है दल एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं बिल्कुल करेगा। से बात, दल का सभापति बन जाता है। तो अपना उस समय पीठासीन अधिकारी रहने तक जो है कि वो अपना दल त्याग भी सकता है, क्योंकि कहा ही जाता है कि जो पीठासीन अधिकारी होता है वो जो है कि न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर बाद में पार्टी ज्वाइन कर ले, नो इशू। कॉमन सेंस की बात है। इस, इसमें एक और चीज है कि हाँ लिखा है यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान में जो विधायक दल के एक तिहाई सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट संबंधित है 91 संविधान संशोधन हाँ, अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया। नहीं ये समझे क्या क्या? चीज है? क्या बोल रहे हो? इसमें लिखा है कि यह ध्यान देने की जरूरत है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान हाँ, जो विधायक दल के एक तिहाई सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट संबंधित है 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये 2003 द्वारा हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दल छोड़ने वालों को टूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है कि बहुत टाइट किया गया। वन थर्ड या टू थर्ड, शायद टू थर्ड ही है, अब वन थर्ड नहीं है, तो देखना इसमें पड़ेगा। यस। इसमें ये बोला गया है ना कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर डिवाइड हो रही है तो यस सर। उसके लिए आप अयोग्य नहीं माने जाएंगे, और अगर वो पार्टी 2/3 सदस्य अलग हो जा रही है तो अन्य हम्म, दल में विलय कर लेते हैं तो वो विभाजन कहलाता है, तो उसके लिए भी वो मतलब कि उसका कैंडिडेचर नहीं जाएगा, वो एमपी रहेंगे। अगर देखो, टू थर्ड के साथ कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो वो पार्टी में स्प्लिट माना जाएगा, दोनों तरफ के व्यक्ति बचे रहेंगे। ठीक है, लेकिन पार्टी वो टू थर्ड वाले के पास चला जाएगा। यही इसकी आरपीए में जो इसमें 10th शेड्यूल में ये ग्राउंड दिया हुआ है। लेकिन इसका अंतिम सर पॉइंट हमको समझ नहीं आया कि दल छोड़ने वालों को दल छोड़ने वाले को टूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। टूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। देखो, इसका मतलब ये यही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कि 2-4 लोग निकलता है, ठीक है, टूट कब जी माना जाएगा? जब 2/3 व्यक्ति किसी दल से चला जाता है, तब उसमें दल में टूट माना जाएगा। और 2-4 लोग अगर मान लो कि दल से निकल गया, कि दल टूट गया है,
तो उसको फिर संरक्षण तो मिलना नहीं है। ठीक है, यस सर। जैसे मध्य प्रदेश में करवाया था ना ऑपरेशन लोटस, जब चलवाया था तो 30 विधायक को हटाया था, तो पूर नहीं रहा था, तो 30 का 30 विधायक का सदस्यता खत्म, फिर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई डिस्क्वालीफाई व्यक्ति अगर दोबारा चुन के आ जाता है, तो जब तक उसमें हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं देता है तो वो व्यक्ति बन सकता है। जैसे महुआ मोइत्रा का पिछले बार डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, लेकिन फिर जो है कि वो चुन के आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो कोई उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है नहीं जो है कि हाईकोर्ट कुछ फैसला देगा या कोई देशद्रोह का केस चल रहा है, कुछ तो चल तो रहा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसका सीट कैसे वेकेट होता है। तो एक निर्धारण रामविलास पासवान की पार्टी भी तो डिवाइड हुई थी, तो एमपी तो उसके थे ही। रामविलास की पासवान की पार्टी डिवाइड हुई थी, तो उनके पास पार्टी चले गई थी ना पूरी की पूरी, उनके चाचा जी के पास, पशुपति पारस के पास। तो डबल मेंबरशिप अगर किसी व्यक्ति को मिलता है किसी हाउस में, तो अगर वो कोई व्यक्ति जो है कि दोनों हाउस का सदस्य होता है, तो उसको जो है कि 10 दिन के अंदर ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो लोकसभा में रहेंगे या राज्यसभा में रहेंगे। अगर वो डिसाइड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जो है कि लोकसभा, उसका राज्यसभा वाला सीट खाली हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति पहले लोकसभा का मेंबर था और वो राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो क्या कहते हैं लोकसभा का मेंबरशिप है उसका खत्म हो जाएगा। यानी कि पहले किसी हाउस में था, अगर वो दूसरे हाउस में चला जाता है तो पहले हाउस का मेंबरशिप उसका खत्म मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं राज्यसभा में था और लोकसभा में चुन के आया है, तो 10 दिन के अंतर्गत वो फैसला करे कि हमको लोकसभा में रहना है या फिर राज्यसभा में ही रहना है। अगर वो 10 दिन के अंदर फैसला करता है तो ठीक है, नहीं तो राज्यसभा वाला सीट जो है कि वैकेंट माना जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आप इलेक्शन लड़के आए हैं तो आप जो है कि जो ज्यादा पॉपुलर हैं तो आप पॉपुलर हाउस में रहिए। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने फॉलो किया है। अगर कोई व्यक्ति 2 सीट से चुन के आया है, जैसे कि राहुल गांधी वायनाड से और रायबरेली से, अगर वो विद इन द टाइम लिमिट समय में नहीं बताता है चुनाव आयोग के कि हम कहाँ का सांसद रहेंगे और कहाँ वाला सीट छोड़ेंगे, तो उसका दोनों सांसद ही खत्म हो सकता है। तो उन्होंने बता दिया ना तुरंत कि हम जो है कि वायनाड को छोड़ने वाले हैं और रायबरेली से रहने वाले हैं और वायनाड में मेरी बहन लड़ने के लिए जा रही है, तो इसलिए उसका सांसद ही बच गया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है कि पार्लियामेंट में भी पहले स्टेट लेजिस्लेचर में था और जो है कि पार्लियामेंट में चुन के आ जाता है, तो फिर उसका क्या होगा, उसको बताना पड़ेगा कि हमको कहाँ रहना है, नहीं तो जो है कि 14 दिन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, उसका स्टेट लेजिस्लेचर वाला सीट जो है कि वैकेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि अगर डबल मेंबरशिप हो जाता है, देखो एक व्यक्ति को भारत में 2 जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एक मतदाता को 2 जगह जाकर के वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है कि ये है 10th शेड्यूल, और अगला ग्राउंड बनता है कि अगर वो रिजाइन कर दें, अगर वो रिजाइन करते हैं तो किसको रिजाइनेशन देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को रिजाइनेशन देंगे, और राज्यसभा में अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उपराष्ट्रपति महोदय को वो देंगे और वो देके डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। ठीक है, एक अब सर एक सर एक सर एक निर्णय को सर आप बताइए। एक है कि हो तो होलोहन मामला 1993 में, इसको सर से बताइएगा कि ये निर्धारण प्राधिकारी से संबंधित है। जी सर। बड़ा मामला है, अंदर हो जाएगा। तो अगर कोई जी व्यक्ति सर। जो है कि बिना किसी नोटिस दिए हुए 60 दिन तक कोई हाउस चल रहा है मीटिंग का और उसमें जो है कि वो एब्सेंट है 2 महीने तक लगातार, तो उसका जो है कि सीट वैकेंट मान लिया जाता है, क्योंकि आप किसी पार्लियामेंट्री में मतलब कि डिसीजन में आ ही नहीं रहे हैं, तो आप चुने किस बात के लिए गए थे। उसके बाद जो है कि वो क्या कहते हैं कि अदर केसेस भी है, अगर इलेक्शन कमीशन ही उसका इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है वॉइड, तो अगर कोर्ट अगर केस चलता है उसमें उसका इलेक्शन वॉइड हो जाता है तो भी वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाता है, जैसे महुआ मोइत्रा के साथ हुआ था, उनको हाउस से उसको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सर महुआ मोइत्रा भी है, और अभी आपका जो है ये जो अभी वाला जो केस जो है उसमें भी 2-3 सांसदों को किया गया, जिसमें संजय ये जो आपके सांसद थे उनको भी किया गया था। तो हटाया कहाँ है? अच्छा, हटाया नहीं है सर, निलंबित देखो 3-4 ठो को निलंबित सदन से निलंबित करना और सदन से जो है कि बर्खास्त करना दोनों अलग अलग बात है ना। निलंबित तो कुछ समय के लिए होता है कि आप चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, वो अल्लाह कर रहे थे, ठीक है आप 10 दिन तक नहीं आइएगा,
पिछली बार तो 150 सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया था। राघव बर्खास्त चड्ढा करना वाला भी तो सर, राघव चड्ढा वाला भी तो सर एक केस था जिसमें कि उनको किया गया था निलंबन। राघव चड्ढा के ऊपर मामला चल रहा था, लेकिन उनको जो है कि निलंबित नहीं किया गया था। ये सर राघव यही हम चड्ढा अभी भी पूछना था। सांसद है वहां का, राज्यसभा का यस सर। यंगेस्ट सांसद है वो अभी राज्यसभा का। देखो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना अलग चीज हो जाता है, किसी को बर्खास्त करना वो अलग चीज हो जाता है। ठीक है, अगर वो कहीं का गवर्नर अपॉइंट हो जाता है तो भी उसका संसदीय जाएगा, अगर वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है तो भी संसदीय छोड़ेगा, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है तो भी जो है कि संसदीय छोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो है कि मामले डिस्क्वालिफिकेशन के आते रहते हैं। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं ये जो इलेक्शन ऑफ टेन्योर होता है, एक बात बताएंगे, जो राज्यसभा का टेन्योर है क्या वो संविधान में लिखा हुआ है कि ये लगातार 6 साल तक, मतलब लगातार क्या सब दिन चलते रहेगा, वो एक कंटिन्यूअस चैम्बर होगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। पढ़े हैं संविधान? नो संविधान तो सर, नहीं बट पढ़ेंगे, मतलब कोई शिक्षा किताब में भी ये बात लिखा हुआ है। ये अस्थाई सदन का अस्थाई सदन है ये तो हाँ, लिखा हुआ राज्यसभा है। एक अस्थाई सदन है, क्या ये इसका उल्लेख संविधान में किया गया है? बताएंगे अमन? यस सर, किया गया है क्योंकि वो कभी विघटित नहीं होती है इसीलिए। नहीं, इसका उल्लेख संविधान में है या नहीं है, ये सवाल है। नहीं है सर। इसका संविधान में उल्लेख उल्लेख अस्थाई नहीं है। सदन के रूप में है वो लेखना नहीं सर। है, नहीं नहीं है नहीं नहीं, कहीं नहीं, ये। नहीं है, कहीं नहीं। ये ब्रिटेन के संविधान में जो अपर हाउस की जो मान्यता है उसको हम लोग जो है यहाँ पर पालन करते हुए चले आ रहे हैं, शायद यही है ना सर। हम्म, ये संविधान में उल्लेख नहीं है। तो है, ये तो लिखा हुआ। हाँ तो आप तो हम क्लियर बोले थे कि अस्थाई लिखा हुआ है, 6 साल नहीं लिखा हुआ। 6 साल नहीं लिखा हुआ, और ये कहाँ लिखा हुआ है इस चीज को देखना है। तो ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके टर्म जो है कि 6 ईयर इनको फिक्स नहीं किया है। इन्होंने क्या किया, ये आया है क्या कहते हैं, पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, उसी में ये बात लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का जो है कि मेंबरशिप जाएगा वो फिक्स रहेगा 6 साल तक। ठीक है, तो ये मेंबरशिप इसमें संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और संविधान में जो लोकसभा को चलाने का या राज्यसभा को चलाने के लिए जो है ना, वो उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अपने रूल्स बनाएंगे और उसके हिसाब से चलाएंगे। यही बात उसमें संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बताइए कि संविधान में क्या इस बात का जिक्र है कि ड्यूरेशन जो है कि लोकसभा का 5 ईयर होगा? ड्यूरेशन 5 संविधान में जिक्र होना तो चाहिए इसका। अगर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संविधान में कि ये जो है कि कंटिन्यूअस चैम्बर नहीं होगा और नॉर्मल टर्म में जो है कि 5 साल के लिए रहेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल टर्म नहीं है तो हो सकता है जो है कि वो पहले भी उसका खत्म हो जाए, डिजोल्यूशन हो जाए, तो इसको डिजोल्यूशन करने का अथॉरिटी किसके पास है? ये प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास। हाँ डिजोल्यूशन कर सकता है। लेकिन जो है कि किसी किसी केस में जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, तो कब बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल के केस में बढ़ाया जा सकता है। नेशनल जब इमरजेंसी के केस में बढ़ाया जा सकता है। और वो कब तक बढ़ाया जा सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा जो है 1 साल और कम से कम 6 महीने। हम्म, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और कितने कितने हाँ, बार बढ़ाया जा सकता है? जो अनगिनत एक कहना बार। चाहते हैं उल्लेख 3 बार सर, नहीं, मैक्सिमम 3 बार। अनगिनत है। कितने भी बार अनगिनत बढ़ाया जा है। सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल बढ़ेगा। 6 साल के लिए। एक ऐसा बार नहीं में है सर 1 कि साल जब से। आपातकाल देश में ना हो तो भी बढ़ाया जाए, कितने दिन के लिए बढ़ाया जाता है? देखो, अगर आपातकाल लागू होता है तो जो पार्लियामेंट का सेशन है वो 1 ईयर के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। और ये लेंथ जो है कि अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि जितना बार बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन 1 साल में एक बार में 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। और जैसे ही आपातकाल खत्म होता है विद इन द 6 मंथ जो है कि आपको इलेक्शन करवा लेना पड़ेगा। 6 महीने से ज्यादा तक जो है कि फिर पार्लियामेंट का सेशन नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, यही इसका रूल लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि 3 बार बढ़ेगा या 4 बार बढ़ेगा। ऐसा हुआ है कि इंदिरा गांधी ने जो है कि उसको बढ़ाया था, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है कि आपातकाल के दरमियान 2 उन्होंने साल हो गया था। बढ़ा लिया था। ठीक है, बस।
तो ये ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो है कि डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ठीक बात नहीं है। बिना आपातकाल के बढ़ाया जा सकता है कि नहीं सर? नहीं, बिना आपातकाल के नहीं बढ़ा सकते आप मैक्सिमम ऐसे 6 महीना के लिए। नहीं। सर हम कहीं पढ़े हैं क्या? अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, हाँ तब बढ़ाया जा तब सकता है, बढ़ा सही बोल रहे सकता हैं। है। 6 महीना हो भी मैक्सिमम, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा वही नहीं। पूछ रहे। लेकिन ऐसे मजाक नहीं चल रहा है कि आप लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाते चले जाएंगे, फिर तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें जो मतलब हंगामा चल रहा था अभी स्पीकर को चुनाव को लेकर के, तो स्पीकर के चुनाव को लेकर के वही हंगामा चल रहा था कि स्पीकर अगर क्या डिप्टी कहते हैं सत्ता पक्ष का होता है तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। तो स्पीकर को तो सर, चुनाव हो गया है सर स्पीकर एक के लिए। सवाल में हाँ, एक सवाल है, डिप्टी स्पीकर का प्रावधान संविधान में है सर क्या? ये डिप, बड़ी दिन से इच्छा था, पूछने का था। डिप्टी स्पीकर का प्रावधान संविधान में हाँ किया यस गया सर है। है, 93 आर्टिकल में है। 93 आर्टिकल के तहत ही है डिप्टी स्पीकर का प्रावधान किया हुआ है। दोनों का। ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे होगा, तो लोकसभा जो है कि अपने में चुने हुए व्यक्तियों में से एक मेंबर को जो है कि स्पीकर को चुनेगा, और वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, मतलब कि क्या कहते हैं लोकसभा जैसे ही मिले फर्स्ट सिटिंग के बाद जो है कि तुरंत से तुरंत वो अपना स्पीकर चुने। और तो इसका इलेक्शन जो है कि उसी के तहत होता है, क्या कहते हैं उसी में से एक मेंबर को इलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे कि आपने देखा ही है, तो इसमें कुछ बताने को है नहीं। और स्पीकर का पद कब खाली होगा ये बताइए अब। लोकसभा भंग होने पे है। ठीक जाएगा ऐसे। ऐसे ऐसे 5 सर, वर्ष तक बना रहता है, नए लोकसभा का जब तक गठन ना हो जाए। देखो, अगर वो मेंबर ही नहीं रह जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहे, तो भी जो है कि उसका स्पीकर का पद चला जाएगा। अगर वो रिजाइन कर देते हैं अपने पद से, डिप्टी स्पीकर को लिख के दे देते हैं कि हम अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, तो जो है कि उसका पद चला जाएगा। अगर वो एक रेजोल्यूशन पास कर देता है लोकसभा मेजोरिटी के द्वारा, तब जो है कि उसका जो है कि वो पद चला जाएगा। लेकिन मेजोरिटी में जो है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं बनेगा। और उसको इस मोशन को लाने के लिए जो है कि 14 दिन पहले जो है कि उसको नोटिस देना पड़ेगा एडवांस पीरियड में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है कि वो वोट फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं कर सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ वोट जब होता है तभी जो है कि वो कास्टिंग वोट अपना दे सकते हैं लोकसभा में। और उनका पावर बहुत सारा उनके पास है। वो जो है कि क्या कहते हैं वो हेड होते हैं लोकसभा के, वो गार्जियन होते हैं अपने, मतलब कि क्या कहते हैं लोकसभा के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके सभा में। उसके बाद जो है कि पार्लियामेंट्री मैटर्स में उसका ही डिसीजन जो है कि फाइनल माना जाता है। अभी आएंगे कि किस तरीके से मनी बिल वगैरह पे उनका ही डिसीजन होता है। और वो जो है कि उनको 3 जगह से पावर मिलता है स्पीकर को। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उसको पावर मिल रहा है, एक जो है कि रूल और प्रोसीजर जो है बिजनेस ऑफ द लोकसभा उसके तहत उसको पावर मिलता है, और एक जो है कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसके भी तहत स्पीकर को पावर मिलता है। उनका काम क्या है, तो उनका काम है कि मेंटेन करे डेकोरम हाउस का, वो कंडक्टिंग ऑफ द बिजनेस, जितना भी बिजनेस चलता है उसमें कहते हैं ना बैठिए बैठिए शांति से बैठिए, डेकोरम को मेंटेन करे और हाउस को चलाए, उसका सबसे बड़ा काम यही है। उसके बाद जो है कि वो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कि कंडक्ट ऑफ द लोकसभा का बिजनेस कैसे चलेगा, वो उन्हीं का फैसला अंतिम होता है। उसके बाद जो है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जितने भी होते हैं, जितने भी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स हैं, संसद का कोई मसला है, किसी भी तरीके का संसदीय फैसला लेना है, तो उस पर अंतिम फैसला जो होगा वो स्पीकर ही लेगा। ठीक है। उसके बाद जो है कि स्पीकर के पास और भी पावर है, वो किसी मेंबर को जो है कि सबसे पहले तो हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द कोरम। ऐसे भी जो है कि वो हाउस को सस्पेंड वगैरह कर देते हैं, एडजर्न करने देते हैं, स्पीकर का ये काम है। तो हाउस ऑफ द कोरम क्या होता है कि जिस दिन की बैठक में जो है कि 1/10 में सांसद भी नहीं आएंगे टोटल स्ट्रेंथ का, तो उस दिन जो है कि लोकसभा की बैठक नहीं होगी, और वो कोरम के एब्सेंट में जो है कि उसको सस्पेंड कर देते हैं। वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं, लेकिन उनको कास्टिंग वोट करने का अधिकार होता है। अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत, तो वो ज्वाइंट सिटिंग का जो है कि क्या करते हैं, अध्यक्षता स्पीकर ही करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। उसको जो है कि एक और पावर है सेक्रेट मीटिंग बुलाने के लिए, सेक्रेट सिटिंग बोला जाता है उसको। तो सेक्रेट सिटिंग कब बुलाया जाता है? जब दोनों दलों के बीच में गतिरोध हो, यानी सत्ता और विपक्षी दलों का कोई खास जी जो नहीं, है विधेयक पर। उसको सेक्रेट सिटिंग थोड़ी बोला जाता है। सेक्रेट सिटिंग होता है कि कोई गुप्त
चर्चा करना है और उसमें जो है कि कुछ ही व्यक्ति को परमिशन देना है, ठीक है। वैसे मतलब कि ऐसे मसले पे चर्चा करना है उसको, तो वो जो है कि लॉबी में, गैलरीज में, क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल में किस व्यक्ति को आना है, किस व्यक्ति को नहीं आना है, किसको परमिशन देना है, किसको नहीं परमिशन देना है, वो स्पीकर ही तय करता है। तो उसको सेक्रेट सीटिंग बोला जाता है। बहुत कम होता है, कई मतलब कि बहुत, अगर कोई देश का ऐसा गुप्त मसला है जिसपे कि रक्षा संबंधी कुछ मसले हैं, उसी पे सेक्रेट सीटिंग होता है, अदरवाइज तो ऐसा सेक्रेट क्या ही है। उसके बाद जो है कि कोई बिल, मनी बिल है या नहीं है, उसका डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर। तो लोकसभा लोकसभा स्पीकर। अध्यक्ष, स्पीकर को ही लेने का अधिकार है। उसके बाद जो है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं, 10 शेड्यूल के अंतर्गत किसको डिस्क्वालीफाई करना, नहीं डिस्क्वालीफाई करना है, वो किसका अधिकार है। तो वो उसका फाइनल इंटरप्रेटर जो है कि स्पीकर ही होता है कि डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। उसके बाद जो है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। ये क्या कहते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि कहीं अलग अलग देशों के जो पार्लियामेंट के स्पीकर्स हैं, उनका कोई मीटिंग वूटिंग होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है कि उसके चेयरमैन होंगे, मतलब कि भारत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी जाएंगे। और जो है कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप मतलब कि अगर कभी विधायक लोगों का मीटिंग बुलाया जाता है, तो उसमें जो है कि यही हेड करते हैं उसके मीटिंग को, स्पीकर ही हेड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको जो है कि बहुत सारा चार्ज दिया गया है। चार्ज के साथ साथ जो है कि इनको अथी भी दिया गया है कि इंडिपेंडेंस है इसके अपने पद का। कैसे कि अगर इनको हटाना है तो सबसे पहले 50 मेंबर का लिखित साइन चाहिए और लोकसभा में एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तभी जो है कि मोशन आप मूव कर सकते हैं, अदरवाइज मूव नहीं कर सकते हैं। इनका जो सैलरी और अलाउंसेस होता है स्पीकर का, वो क्या होता है, फिक्स होता है बाय पार्लियामेंट। वो जो है कि चार्ज ऑन द कंस्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसके ऊपर आप वोट नहीं कर सकते, बस डिबेट तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। और एक बार सॉरी सर, एक क्वेश्चन है सर, क्या स्पीकर सिंपल मेजोरिटी से हटता है या फिर स्पेशल मेजोरिटी से है? स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी मेजोरिटी। स्पेशल सर मेजोरिटी चाहिए इनको। सिंपल मेजोरिटी 50% +1 तो सिंपल मेजोरिटी होता है ना? 50+1 तो सिंपल मेजोरिटी होता है, लेकिन इनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था। पता नहीं, कहीं से मैं लिखी थी 50% +1 से हटता है। नहीं सिंपल से नहीं, हट जाता है ये सर, दोनों पट्टी सिर्फ सिंपल से हट सिंपल जाता से है। ही आई थिंक सो हटते हैं सर। ऑर्डिनरी सभापति भी हटता है, इधर मेरे सामने लोकसभा किताब भी अध्यक्ष भी है, हटता है। मैं देख लेता हूँ। ये लक्ष्मीकांत में यस लिखा हुआ है बाय नॉट एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ये नहीं हो सकता है। ठीक है सर। होता है कि यानी सर कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना ये लक्ष्मीकांत में कुछ पॉइंट हो सकता है कि मतलब हर बार की मतलब थोड़ा सा टफ वर्ड यूज किया है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, ही प्रोवाइड्स विद इन द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। स्पष्ट तो इन्होंने लिख के दिया ही है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर फिर मैं गलत लिखती हूँ सर। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सर वो वो वाला में क्या होता है सर, राजसभा वाला में सिंपल होता है कि वहाँ तो स्पेशल सिंपल होता ही है? था। सिंपल था ना। उसमें 15 से वहाँ तो सिंपल ही था, ठीक है। उसके बाद उनके द्वारा जो भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को जब चलाया जाता है, तो उनके द्वारा जो भी फैसले किए जाते हैं, जो भी कंडक्ट उनके द्वारा बिजनेस किया जाता है, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है कि जाकर के बहस नहीं हो सकता है, किसी भी जुरिस्डिक्शन के तहत वो आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कि वो प्रेसिडेंट्स तय करते हैं और क्या कैसे कैसे बिजनेस चलाना है, नहीं चलाना है, सारा का सारा उन्हीं का काम है। और ब्रिटेन में जो है कि स्पीकर स्ट्रिक्टली रूप से नन पार्टी ही व्यक्ति होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, वो मतलब कि कहा जाता है कि स्पीकर को रिमेंस न्यूट्रल पोजीशन में, पॉलिटिकल नेचर में न्यूट्रल होना चाहिए, बट ऐसा जो है कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल है नहीं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक छूट यही है कि संविधान के वो 10वें अनुसूची के तहत अगर वो स्पीकर चुना जाता है, तो तत्काल रूप से अपने पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे करके जो है कि वो स्पीकर रह सकता है, और स्पीकर रहने के बाद अगर जिसको चाहिए बाद में पार्टी ज्वाइन करना है तो पार्टी ज्वाइन कर सकता है। उसके ऊपर जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। जिस तरीके से स्पीकर का चयन होता है, उसी सेम तरीके से जो है कि डिप्टी स्पीकर का भी चयन होता है हमारे यहाँ पे, और उसका भी इलेक्शन होता है, जो कि हुआ नहीं है। पिछले लोकसभा के कार्यकाल में तो डिप्टी स्पीकर पूरे 5 साल के लिए चुना ही नहीं था, और हमको इस बार भी लग रहा है कि वो डिप्टी स्पीकर चुनेगा ही नहीं। ऐसा ही लक्षण इस सरकार का दिख रहा है।
हाँ, लेकिन ये है कि डिप्टी स्पीकर को भी वही सारे पावर्स हैं जितने सारे पावर्स इन स्पीकर साहब को हैं। बस ये है कि वो जो है कि जब स्पीकर साहब अब्सेंट रहेंगे तब डिप्टी स्पीकर साहब काम करेंगे, और जब वो काम नहीं करेंगे स्पीकर के पोस्ट पद पे, जब पीठासीन अधिकारी डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे, तो वो नॉर्मल मेंबर के तरह हाउस में माने जाएंगे। और नॉर्मल मेंबर के तरह हाउस में माने जाने का मतलब ये है कि वो जो है कि लोकसभा के प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको जो है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर के तरह ट्रीट किया जाएगा। 10वीं लोकसभा तक तो ये होता था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है कि रूलिंग पार्टी का ही होता था, लेकिन 11वीं लोकसभा से ऐसा होने स्टार्ट हो गया था कि स्पीकर अगर रूलिंग पार्टी का है तो डिप्टी स्पीकर जो है कि क्या कहते हैं इससे होगा, विपक्षी पार्टी से होगा। और अब तो ऐसा स्थिति है कि स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं होता है। तो अब जाने मोदी जी की क्या करवाएंगे चुनाव या नहीं करवाएंगे। ठीक है, सर उसके ये बाद बताइए सर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, ये कौन फैसला करेगा? स्पीकर प्रधानमंत्री? स्पीकर स्पीकर स्पीकर? स्पीकर ही चुनाव करवाता है डिप्टी स्पीकर का। फैसला तो पार्टी के स्पीकर के बारे में कितना पावर है, ये पावर है वो पावर है। कौन सा फैसला ओम बिरला अपने से कर लेता होगा, ये बताओ तो। वही तो मैं सोच रहा हूँ, जी आप बोल रहे हैं कि इस बार नहीं कराएंगे मोदी, तो हम समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं। फैसला वो नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली चलता तो नहीं का है। इन्फ्लुएंस नहीं कराता है। इन्फ्लुएंस तो नहीं कराता है ना, वही राष्ट्रपति डरे रहते हैं। हम तो ये बोल, मतलब आश्चर्य हमको इस बार सर जानते हैं 2 पॉइंट पर है। स्पीकर फैसला करेगा कि उप स्पीकर का, मतलब सर डिप्टी स्पीकर का मतलब चुनाव होगा कि नहीं होगा ना? हाँ जी सर। स्पीकर वो चुनाव करवाता है, उसी के अंडर है सारा चीज। मतलब ये कहीं संविधान में वर्णन नहीं है कि मतलब उप स्पीकर डिप्टी स्पीकर होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है संविधान में वर्णन है, लेकिन पोस्ट वैकेंट रहने से भी कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि जो है कि पैनल ऑफ पीठासीन अधिकारी का बना दिया जाता है। 10 पैनल मेंबर रहता है पीठासीन अधिकारी का। अगर ओम बिरला अब्सेंट भी है तो 10 लोग हैं, 10 लोग में से कोई एक सभापति, सभा को चलाना है, काम ही इतना है, तो वो तो कर ही लेता है। तो उसका अगर पद नहीं भी खाली भी है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को कुछ। पर तो इसको सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है भाई, खींच खींच अच्छा, के। एक चीज ये सर ला पूछना लो, था। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, अब कितना ही हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। सर एक चीज इसमें पूछे, डिप्टी स्पीकर का पद जो है क्यों जरूरी है? ये क्यों जरा जरूरी है? सर बताइए। जब स्पीकर अब्सेंट रहेगा इससे डिप्टी स्पीकर काम करेगा, और क्या जरूरी और रहेगा सर इसका। इसका इसका पावर्स क्या क्या होता है उसको जो भी सर स्पीकर को समझा पावर है दीजिए। सेम पावर उसके डिप्टी स्पीकर को भी है। वो है सर, लेकिन सीट वैकेंट है वहाँ, 10 पैनल से अच्छा है कि एक डिप्टी स्पीकर बना दो, 10 पैनल कहीं हटा दो। नहीं नहीं, हटाना नहीं है, डिप्टी स्पीकर बनाने के बाद भी वो 200 पैनल रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो 10 पैनल खत्म हो जाएगा। मान लो स्पीकर डिप्टी जैसे आप स्पीकर डिप्टी को, स्पीकर का चुनाव नहीं कर रहे हैं तो पैनल का क्यों चुनाव कर रहे हैं? पैनल का जो क्यों लोकसभा का बना रहे हैं? कंडक्ट नहीं चल पाएगा, फिर दिन भर ओम बिरला नहीं बैठ सकते हैं ना। उसको पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए भी तो जाना है, कुछ करने के लिए भी जाना है, जरूर सर, छुट्टी में जाना है। तो वो भी तब फिर डिप्टी स्पीकर क्यों हटा रहे हैं? उसी को तो वो भी तो सहायता कर देखो सकते हैं ना, जैसे देखो, कि आप बोल हटाने का रहे हैं कि कारण असिस्टेंट समझ के लो, रूप में। इस चीज को समझ लो कि 10वीं लोकसभा तक क्या था कि रूलिंग पार्टी से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता था। 11वीं लोकसभा से हाँ, ये जो है कि चेंज हुआ। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था उस समय भी उन्होंने कांग्रेस के यही किसी व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बनाया था। उसका कांग्रेस का 2 बार जो कार्यकाल रहा, 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक, उस दोनों बीच में जो है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद था वो विपक्षी पार्टी को दिया गया था। उस समय बीजेपी के ही व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, लोकसभा में जब मोदी जी का 2014 में 17वीं लोकसभा स्टार्ट हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने विपक्षी पार्टी को ही डिप्टी स्पीकर का पद दिया था। अब मोदी जी का थोड़ा सा रुतबा बढ़ गया है, तो वो चाहते ही नहीं है कि जो है कि डिप्टी स्पीकर का पद हम दें तो विपक्षी पार्टी को। और अभी अगर विपक्षी पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाता है तो उनकी जो है कि एक मोरल विक्ट्री मानी जाएगी। ऐसे ही कांग्रेस को 99 सीट आया है तो मोरल विक्ट्री मानी जा रही है। तो इसमें लगेगा कि मोदी जी झुक रहे हैं, और मोदी जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम झुक रहे हैं। बस इसीलिए वो करवा ही नहीं रहे, चुनाव ही नहीं करवा रहे हैं। कर लो तुमको जो करना है। मसला यहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, ये बताइए कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा में जो 12 मेंबर आते हैं वो किस किस फील्ड से आ सकते हैं? कला से, साहित्य से, आपका राजनीति के जो है ये क्षेत्रों से, प्रशासनिक क्षेत्रों से। 4 ही ग्राउंड लिखा हुआ है। 4 ही ग्राउंड है सर, कला है, हाँ समाज है, हाँ
कला समाज फिर साहित्य है साहित्य और विज्ञान। कौन है और समाज विज्ञान सेवा? है। हम्म कला, समाज और साहित्य और विज्ञान, ये 4 ही ग्राउंड है, राजनीति वगैरह नहीं है, ध्यान रखना। पॉइंट तो बहुत छोटा है, लेकिन पूछ दे तो बहुत दुख होगा उसमें। नीतिक हो जाएगा सर, तो वो उसको क्यों चुनेगा? वो चुनाव लड़ ले। हाँ, राजनीति वाला तो चुनाव लड़ ले, बात सही है। हाँ वही तो। एक वैसे कला, साहित्य, साइंस विज्ञान ओके, और समाज सेवा। विज्ञान। प्रशासनिक भी नहीं होगा। नहीं, प्रशासनिक भी सर नहीं। एक वही चीज और तो। इसमें पूछ रहे हैं सर कला, कि साहित्य, उसके बाद साइंस विज्ञान और और समाज सेवा। तो सर ये इसका जो डिसीजन कौन लेता है कि जो कला से जो है इनको भेजना चाहिए, साहित्य से मतलब किनको रूलिंग पार्टी, किनको, तो वो तो रूलिंग पार्टी रूलिंग मिलके, पार्टी करते हैं। रूलिंग पार्टी लोग डिसीजन अच्छा, लेते हैं। कोई क्या कमेटी लेता होगा सर कि मतलब कैसे लेता है इसको? कोई कमेटी देखो, लेता होगा कि कमेटी क्या ही लेगा, मोदी जी कह देगा इसको बना दो, अमित शाह कह देगा इसको बना दो, तो ये बना देगा। तत्काल में ना है सर, बाद में तो भले ये जैसे अभी हैवी पर्सनैलिटी का है, एक होता है ना कि जैसे फॉर्मेलिटी क्या है। फॉर्मेलिटी यही है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख के देते हैं उनको, राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट कर देते हैं। मंत्री परिषद से जाता है ना लिखा हाँ, के। ठीक है सर। फॉर्मेलिटी जिसका यही है। हम्म ठीक है, उसके बाद जो है कि ये क्या कहते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इलेक्शन का जो है कि वो वोटिंग करने का एज घटाया गया था? 81। ये तो 61 61 है है ना सर? किसमें? 61। 61 है सर। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 21 से 18 किया गया था। कौन सा ईयर कौन सा था? 86 होगा। नहीं 1989 था सर। नहीं नहीं, 1989 में तो वोटिंग हो गया था, मतलब कि 18 वर्ष वालों ने वोट दे दिया था। 1988 में ये फैसला आया था, और 1989 के 88 में ना, हाँ, 86 बोल दिए, पता नहीं बोली। 1989 में जो है कि उनमें वोटिंग 80 स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। 88 में बनाया गया था, हाँ 89 ये में लागू हुआ फर्स्ट। राजीव हाँ, गांधी के समय आया था सर। राजीव गांधी के समय आया था, बात सही है। ड्यू टू वो चाहते थे कि मैं बच्चा से ज्यादा प्यार करता हूँ चिल्ड्रन, तो इसलिए वो सोचे कि चलो 18 तक कर दो। नहीं तो मोदी जी 16 कर दे। आज पढ़ रहे थे कि एज ऑफ कंसेंट जो है कि बढ़ा दिया गया है इंडिया में, पहले 16 वर्ष था, उसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया है। हम्म और उसमें पॉक्सो एक्ट जो है कि लग जाता है। और ऐसा है कि वो केस भी ऐसा था कि उसमें क्या था कि जिसके साथ कंसेंट हुआ था उसके बाद वही जो है कि उसका हस्बैंड था, और उसके ऊपर क्या हुआ कि पॉक्सो एक्ट लगना स्टार्ट हो गया। तो अब दिक्कत ये है कि वो केस बहुत पुराना था, अब ये लोग जो है कि अंडर द एज आ रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ठीक है, इसको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए, क्योंकि अगर रिलीफ नहीं देते हैं, इसको जेल कर देते हैं, तो फिर इसी का परिवार इसको भुगतेगा। 2013 तक जो है कि क्या कहते हैं 16 था, उसको बढ़ा दिया गया है। ये बताइए कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है और राज्यसभा में जो सीट का डिवीजन होता है, लोकसभा का सीट का डिवीजन तो हम कल बता दिए थे, राज्यसभा में सीट का डिवीजन होता है वो किस बेसिस पे होता है? राज्यसभा में नंबर ऑफ, राज्यसभा में मतलब हर राज्य के वो विधान सभा के नंबर ऑफ एमएलएच के अनुसार बेस का क्या है, बेस क्या है, डिवीजन ऑफ सीट का बेस क्या है? डिवीजन। कल जनसंख्या ही है सर। हाँ, जनसंख्या ही कल बताए थे ना, लोकसभा वाला दो दो मतलब जी इसमें जो है कि क्या कहते हैं, 2 रेशियो मिलाया जाता है। कौन कौन सा रेशियो मिलाया जाता है, बताएं सर। बताओ। पहला है कि स्टेट लेवल में मिलाया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हाँ, फिर जब वो हो जाता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्टेट में मिलाया जाता है। मतलब कि रेशियो मिलाया जाएगा 2 एस्पेक्ट से, एक जो है कि बिटवीन द 2 डिफरेंट स्टेट, उसमें जो है कि पॉपुलेशन का रेशियो सेम रहे सीट को बांटने के टाइम में, और जो है कि क्या कहते हैं, फिर जो है कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी, जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बनाया जाता है, उसके बीच में भी जो है कि पॉपुलेशन का रेशियो सेम रहे, इस बात का ध्यान देना रहता है। अभी तक में जो है कि 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002। ये सवाल इस बार पूछ लिया था, तो ये 4 बार ही डिलिमिटेशन हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि एवरी 5 साल में जो है कि उसको रीएडजस्टमेंट करना चाहिए। मतलब प्रत्येक 10 साल का, सॉरी 5 साल, प्रत्येक सेंसस के बाद जो है कि उसका डिलिमिटेशन कमीशन बैठे
और सीटों को रीएडजस्ट करे। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि सीटों का रीएडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा है, और ना ही इस बार तो सेंसस भी नहीं हो रहा है। सेंसस करा के सीटों का रीएडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं आपका ये डुअल मेंबरशिप का सारा कंडीशन बता दिए। डुअल मेंबरशिप का कंडीशन पता रहा? क्या यस चीज सर? सर। कोई व्यक्ति जब डुअल मेंबरशिप हो जाता है किसी व्यक्ति के पास, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? कहीं से एक सीट खाली कर देगा सर। अरे यार इतना लंबा चौड़ा बताया, फिर भी एक Yes. बात में आंसर देते हो। बताओ कोई। तो पहले से लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा में अगर वो नॉमिनेटेड होता है तो लोकसभा का उसकी सदस्यता चली जाएगी, नहीं तो वो दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा हाँ इसमें 14 दिन के अंदर। हाँ और अगर विधानसभा का किसी सदस्य है किसी राज्य का और अगर लोकसभा में वो सिलेक्ट होता है तो इसके बाद उसका विधानसभा का सदस्यता चला जाएगा अगर वो डिसाइड नहीं किया 14 दिन के अंदर, तो फिर उसको रहना किस में है। और और मतलब वो जिस भी सदन का सदस्य होगा। बताओ किसमें काम, और कुछ डिफरेंट पॉइंट बताओ। ये चुनाव वाला सर 2 जगह से खड़ा होगा तो किसी एक जगह पर रहेगा। उसमें अगर हाँ, राज्यसभा से अगर राज्यसभा और फिर एक लोकसभा सर दोनों से है, उपराष्ट्रपति और कहीं लोकसभा कहीं भी मेंबर हो तो अगर चुना जाता है तो राष्ट्रपति पे रहेगा, बाकी खाली हो जाएगा। और किसमें काम? उसमें से राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा लोकसभा वाला दोनों भी है से आते सर, हैं, तो उसमें राज्यसभा अगर वाला कोई खाली करना लोकसभा होगा। जीत जाता है तो अगर लोकसभा वो वाला पहले होगा। डिसाइड करेंगे किसमें जाना है। तो इस तरीके से जो है कि डुअल मेंबरशिप का जो प्रोविजन है उसमें किसी भी व्यक्ति को भारत में डुअल मेंबरशिप मिल नहीं सकता है परमानेंटली। कुछ समय के लिए वो इस सदन से उस सदन में जा सकते हैं। उसमें फायदा यही है कि वो इलेक्शन बिना लड़े भी, मतलब अपना सीट त्यागे बिना भी कई बार वो चुनाव में जा सकते हैं। यही फायदा है, और कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक समय पे दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का या दो डिफरेंट जो है कि लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट का मेंबर हो नहीं सकता है। वो एक समय में एक ही जगह पे क्वेश्चन है रिप्रेजेंट। सर, क्या? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है ठीक है, और वो पहले से पार्लियामेंट का मतलब ठीक मेंबर है। है, हाँ, पर वो सूचना नहीं दिया, अपना मतलब रिक्त नहीं किया पहले से, लेकिन वो चुन के जीत के आ जाता है, तो क्या उसको सूचना देना जरूरी है या ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है? जिस दिन से वो राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल संभालेगा, उस कार्यालय संभालेगा, शपथ ले लेगा, उसी दिन मान लिया जाएगा कि उसका लोकसभा या राज्यसभा का सीट वैकेंट हो गया। तो इसका मतलब तो ये है कि सूचना न भी देगा तो काम चलेगा। हाँ, क्योंकि वो वही मैं लाभ का पूछ रहा पद नहीं होता है, MP MLA ये सब का पद, इसलिए हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो है नहीं। यही पूछ रहे थे सर। वो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में ये बताया भी थे कि अगर वो सूचना नहीं भी दे, वो जैसे ही पद ग्रहण करेगा वैकेंट हो जाएगा। सूचना कब देना पड़ता है? राहुल गांधी को देना पड़ता है कि आपको रायबरेली से रहना है कि आपको वायनाड से रहना है। अगर सूचना देने में मिस हो गया, ये सूचना देना भूल गए, तो दोनों सीट साथ हो बैठेंगे। मोदी अगर जी तलवार लेकर किसी व्यक्ति ने राज्यसभा लोकसभा क्या ये चीज उपराष्ट्रपति में भी लागू होता है सर क्या? हाँ सेम है, उपराष्ट्रपति में भी सेम है। जिस दिन से सेम ऑफिस है। ग्रहण कर लेंगे उस दिन से उसका लोअर पोस्ट वैकेंट मान लिया जाएगा। सूचना देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, सूचना देना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर बन गया है, उसका लोकसभा में रहना है कि राज्यसभा में रहना है। अगर सूचना देता है तो ठीक है, नहीं तो अगर पहले वो राज्यसभा का सदस्य था, बाद में लोकसभा का सदस्य हो गया, तो उसका राज्यसभा का सदस्य का सीट 10 दिन के अंतर्गत जो है कि वैकेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि छोटी छोटी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें रहने देते हैं। अब पढ़ना है हम लोगों को जो है कि बिल के बारे में, कि कौन सा बिल ऑर्डिनरी बिल होगा, कौन सा बिल मनी बिल होगा। मनी बिल जो है कि आर्टिकल 110 के तहत कैसे मतलब होता है। फिर फाइनेंस बिल जो आता है वो क्या है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रखा जाता है वो क्या होता है। ज्वाइंट सिटिंग कब कब बुलाया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोविजन है। उसके बाद बजट इन द पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको पढ़ना है। कंटीजेंसी फंड है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो है कि बजट में जो है कि लंबा चौड़ा बहुत सारा मोशन लाया जाता है, उसको पढ़ना है। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, ये सब। पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल कैसे होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सब क्या है, इस चीज को देखना है।
उसके बाद जो है कि बहुत सारा लेजिस्लेटिव पावर होता है, फंक्शन होता है, उसको भी देखना है। उसके बाद फिर राज्यसभा का पोजीशन देखना है कि किस किस मामले में लोकसभा राज्यसभा बराबर है, किस मामले में राज्यसभा को जो है कि ज्यादा पावर है, किस मामले में लोकसभा को ज्यादा पावर है। ये सब पढ़ना हम लोगों के लिए बाकी रह गया है। उसके बाद जो है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी बहुत लोगों को मिला हो रहता है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, अलग अलग कमेटी क्या है, इसको पढ़ना है। उसके बाद जो है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।